गुड आफ्टरनून क्लास। मेरा नाम सुमित शर्मा है और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने आया हूँ। एंड मेरी पढ़ाई जो हुई है, मैंने बीटेक किया हुआ है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर से। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। सो सबसे पहली चीज़ जो हमारा केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में हमारा सबसे पहला पार्ट है एटम, कि एटम एक होता क्या है। तो इस पर सबसे पहले जॉन डैल्टन जी ने थ्योरी एक दी थी। तो जॉन डैल्टन जो है वो एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, जब आप किसी भी चीज़ को लेंगे और उसे टुकड़े में काट देंगे, उसे टुकड़ा करते हुए आप जब एक सबसे माइनर पार्टिकल्स पे जाएंगे, जो सबसे छोटा टुकड़ा बचेगा उसे उन्होंने नाम दिया है एटम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं परमाणु। तो ये जो थ्योरी है ये हमारे जॉन डैल्टन जी ने दी थी, इसीलिए इसका नाम है जॉन डैल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो सभी लोग इसका पहले हेडिंग लिख लेंगे। हमारा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें सबसे पहली जो थ्योरी थी ये दी थी जॉन डैल्टन जी ने। ये हमारे साइंटिस्ट हैं, इनकी जो थ्योरी है, इनकी थ्योरी की नाम है जॉन डैल्टन एटॉमिक थ्योरी। फिर इन्होंने प्रपोज किया था कि जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो है हमारा एटम, जिसे हिंदी में हम कहते हैं परमाणु। और बहुत सारे परमाणु मिलके बनाते हैं एक अणु, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूल्स। सो इनके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा कि जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसे हम क्या कहते हैं, एटम। तो एक एटम जो होता है वो मेनली 3 चीज़ों से बना होता है। सबसे पहला होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन, और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन। तो इसके अलावा भी बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट होते हैं इसके, जिन्हें बोला जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल। बट हमारे अभी दायरे में है कि हम ये 3 चीज़ों के बारे में जानें। तो सबसे पहला है प्रोटॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन, तीसरा है इलेक्ट्रॉन। तो जो प्रोटॉन होता है, एक एटम को सबसे पहले यहाँ पे दिया जाता है, बीच में एक न्यूक्लियस बना होता है, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारा जो एक एटम होता है उसमें बीच में एक न्यूक्लियस होता है, जिसे नाभिक भी बोला जाता है। इस न्यूक्लियस में हमारे पास होता है एक प्रोटॉन और साथ में न्यूट्रॉन। फिर इसके आजू बाजू में एक स्फेरिकल ऑर्बिट होता है, जिस ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। जो इलेक्ट्रॉन की घूमने की दिशा है वो फिक्स नहीं होती है, वो उस ऑर्बिट के अंदर कहीं पे भी घूम सकता है। तो इसके बाद आगे देखा जाए तो एटम्स के बारे में सबसे पहले हमें बताया रदरफोर्ड जी ने। तो उनका एक मॉडल था रदरफोर्ड मॉडल। उसके अकॉर्डिंगली
जो हमारे साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड जी, उन्होंने मॉडल प्रपोज किया जिसे कहा गया है रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल में सबसे पहले इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि एक जगह यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल का एक सोर्स था जो यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज़ करेगा। फिर कुछ दूरी में एक गोल्ड फॉइल थी, गोल्ड फॉइल के चारों तरफ एक स्क्रीन थी जो उस अल्फ़ा पार्टिकल से जो भी चीज़ें आ रही है, रे आ रही है, उन्हें डिटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ से जब अल्फ़ा पार्टिकल हमने रिलीज़ किया तो गोल्ड फॉइल पर पड़ने के बाद ये देखा गया कि ज़्यादातर जितने भी अल्फ़ा रेस थे वो सीधे सीधे पार हो गए और कुछ पार्टिकल्स जो थे वो थोड़े थोड़े एंगल से क्या हुए, डिफ्लेक्ट हो गए। और बहुत ही कम पार्टिकल्स या बहुत ही कम रे कहा जाए तो उसमें क्या हुआ कि वो पूरी की पूरी तरीके से 180 डिग्री पे वापस आ गया। तो यहाँ से उनको ये पता चला कि जो हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल हमने भेजा था, अल्फ़ा पार्टिकल जनरली पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स हमारे पास जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो यहाँ से उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि जितने भी अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ से ज़्यादातर पास हो जा रहे हैं, इसका मतलब कि हमारा जो एटम है उसके बहुत सारी स्पेस कैसी है, खाली है। एंड कुछ पार्टिकल जो है डिफ्लेक्ट हो जा रही है, इसका मतलब वहाँ पे कुछ पार्ट जो होंगे वहाँ पे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे जिनकी वजह से वो डिफ्लेक्ट हो जा रही है। बट बहुत ही कम ऐसे वहाँ पे स्पेसेस हैं जिनसे वो टकरा के क्या हो रही है, वापस हो जा रही है। तो उन्होंने ये प्रपोज किया कि कुछ पार्ट में पॉजिटिव चार्ज वाला एरिया है जिसे उन्होंने कहा न्यूक्लियस। सेकंड जो स्पेस है वहाँ पे वो बहुत सारा वैकेंट है। एंड थर्ड कुछ जगह जो है वहाँ पे क्या पाया जाता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो ये उन्होंने बताया, ये हमारा रदरफोर्ड मॉडल है। आप लोग इसको लिख ले पहले। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिले हुए हैं जैसे कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इनके मास क्या होते हैं और चार्ज क्या होते हैं। तो सबसे पहले मास हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू
10⁻³ kg। आप जब भी तैयारी करेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो आप सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि आप उसकी यूनिट पे ध्यान दें। अगर हम केजी में लिख रहे हैं तो ये 10⁻³ होगी, और अगर हम ग्राम में लिख रहे हैं तो ये 10⁻27 ग्राम्स होगा। फिर सेम वैसे अगर प्रोटॉन की बात की जाए तो ये होती है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन की बात की जाए तो यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻27 kg। एंड ओवरऑल जब हम एक एटम की बात करते हैं तो एक एटम के मास को बोला जाता है एटॉमिक मास, जिसकी यूनिट होती है 1 AMU। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो मास है वो होगी 1 AMU। बट अगर इसका हम आइसोटोप्स देख लें, दूसरे आइसोटोप्स मतलब कि वह सेम तरह के परमाणु जिनका क्या हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, पर एटॉमिक मास या फिर द्रव्य भार क्या हो, अलग हो। तो हाइड्रोजन का जब मास 1 होता है उसे हम कहते हैं प्रोटियम। जब एटॉमिक मास इसका 2 AMU होगा इसे कहा जाएगा ड्यूट्रियम। जब एटॉमिक मास 3 AMU होता है इसे कहा जाता है ट्राइटियम। तो प्रोटियम जनरली क्या होता है कि हमारा जो एटॉमिक मास होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे देखा जाए तो अगर ये 1 AMU है तो ये कहाँ से आया है, जब हमने हाइड्रोजन के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस कर दिया है तब। तो प्रोटियम में एक प्रोटॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन होता है, तो यहाँ पे इसकी मास आ गई 1। ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, तो इसकी मास आ गई 2। ट्राइटियम में एक प्रोटॉन रहा और 2 न्यूट्रॉन रहा, तो यहाँ पे इसकी मास आ गई 3। इस तरह से आप किसी भी एक एटम का मास निकाल सकते हैं। तो एटम का मास निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा T + N। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हमारे पास किसी एटम में जितने भी प्रोटॉन है प्लस जितने भी न्यूट्रॉन है, इनको अगर हम प्लस कर ले तो यहाँ पे क्या आ जाती है, उसकी मास आ जाती है, जिसकी यूनिट होती है हमेशा AMU, जिसे लिखा जाता है एटॉमिक मास यूनिट, या फिर सिर्फ आप U भी लिखेंगे तो चलेगा। इसी तरह से एटम को डिनोट किया जाता है Z से, तो उसकी एटॉमिक नंबर होती है एक एटम की। हर एक एटम का अपना एक एटॉमिक नंबर होता है जिसे डिनोट किया जाता है Z से। तो Z यहाँ पे क्या बता रहा है, हमारा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास का हमारा यूनिट क्या है, AMU। ये चीज़ें लिख लें आप।
तो जब रदरफोर्ड मॉडल बना था उसके जस्ट पहले आए थे थॉमसन मॉडल, जे थॉमसन ने उसका डिस्कवरी की थी और ये प्रपोज किया था। तो इस मॉडल का नाम है थॉमसन मॉडल। तो इन्होंने कहा था जो एक परमाणु होता है या एटम होता है वो एक तरबूज की तरह होता है, जिसे कहा गया है प्लम पुडिंग मॉडल्स। वो एक तरबूज की तरह होता है। जो तरबूज होता है हमारा वो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे जो उसके सीड्स होते हैं, एक तरबूज के जो बीजे होते हैं वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है कहीं भी, मतलब किसी भी जगह पे स्टेशनरी भी हो सकता है और वो इधर उधर घूम भी सकता है। तो इन्होंने ये कहा था, बट बहुत सारे इसमें ड्रॉबैक्स थे, तो इसकी वजह से यह मॉडल एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसके बाद फिर रदरफोर्ड आए, फिर बोर मॉडल आया। इस तरह से चीज़ें टाइम टू टाइम हमने जब भी खोजा तो वो बदलता रहा। इसको ये डायग्राम बनाना है, बना लीजिए, इसके बाद हम मिटा लेंगे। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं। तो आइसोटोप्स उन्हें कहा जाता है जब हमारा सबसे पहला कंडीशन है Z बराबर हो। Z मतलब कि जो एटॉमिक नंबर होता है, हमने मान लो 2 एटम लिए, इसमें एक है हमारा जैसे आप ले सकते हैं प्रोटियम ले लीजिए, तो प्रोटियम का एटॉमिक नंबर कितना है, यहाँ पे 1 है, बट इस एटॉमिक मास कितना है, 1 है। सेम वैसे ही आप यहाँ पे ड्यूट्रियम का ले लीजिए, ड्यूट्रियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, बट एटॉमिक मास जो है वो क्या है, 2 है। तो इन तरह के स्पीसीज या एटम्स कहा जाए जो कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास अलग अलग हो, इसे हम कहते हैं आइसोटोप्स। एंड सेम इसका अपोजिट, जब एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो बट जो एटॉमिक मास है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब उन्हें कहा जाता है आइसोबार्स। तो देखिए, जैसे कि जब भी डिनोट किया जाता है, हाइड्रोजन लिखा है हमने, यहाँ नीचे जब लिखा जाता है ये इसका होता है एटॉमिक नंबर, जब ऊपर में एक नंबर लिखा होता है ये होता है इसका एटॉमिक मास। ये होता है एटॉमिक नंबर और ये वाला होता है एटॉमिक मास। तो इसी तरह से अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 है, एटॉमिक मास 80 है।
इसमें हमें क्या निकालना है? सबसे पहले एटॉमिक नंबर यहाँ पे गिवन है कितना, 35, एटॉमिक मास गिवन है 80। तो हमें यहाँ पे निकालना है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो सभी लोग पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे निकाला जाता है। अच्छा वाइट हाँ ये थोड़ा टेढ़ा हो जाना है, थोड़ा ज़्यादा तो चलिए देखते हैं आगे नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकाला जाता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है। हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो है 35, एटॉमिक मास है 80। तो हमने देखा था एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो किसी भी एटम में किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। और ये दोनों ही किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के। तो हमारा एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 35। एटॉमिक नंबर हमारे पास दिया हुआ है सबसे पहले Z = 35, मास दिया था 80। तो यहाँ पे देखा जाए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए 35। तो बाकी जितने भी बचे होंगे वो सारे क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। तो फॉर्मूला में डाल के देखते हैं, मास हमें दिया हुआ है 80, नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है 35 और बाकी के सारे बचे न्यूट्रॉन। तो 35 यहाँ जाएगा तो n = हो जाएगा 80 - 35। इसे आप माइनस करके देखिए कितना आ रहा है, तो ये रहा हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मतलब कि जब हमने ब्रोमीन लिया था जिसकी एटॉमिक नंबर 35 है और मास 80 है, यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन निकल गया 35। देन हमने क्या किया, नंबर ऑफ मास = नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जहाँ से आ गया हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब न्यूट्रॉन इसमें कितने पाए जाएंगे, 45। इसी तरह से एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप पहले इसको लिख लीजिए, इसके आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको ऑन करना है, जैसे क्लास खत्म हो जाती है 4:20 लॉक करने के लिए कर लेना उसको ऑन करना। इसके बाद 4:30 पे इसको बंद कर लेना, यहाँ से काट डायरेक्टली हाँ समझ गया, फिर इसके बाद हाँ फिर ये देखो ऑन ऑफ का बटन, ये वाला हाँ सर ये समझ ये गया। हाँ और इसके मेन वहाँ से बाद कटा हुआ। ये वाले बाहर वाले सारे ये इसी बंद करना है। अच्छा आलोक तो मतलब निकल रहे हो क्या आप लोग पूरा, नहीं मतलब अभी कैसा है छोड़ दिया ठीक हो।
सेटअप रहता है लिखा हुआ रहता है, पर्सनल सेटअप रहता है तो बढ़िया बढ़िया। हाँ हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कार्बन का। कार्बन का यहाँ पे दिया हुआ है एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास 6 होता है, मास कितनी होती है 12 होती है। तो इसका एटॉमिक नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है 6। इसमें आपको निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सभी लोग एक बार से सॉल्व कर लेंगे। सेकंड है C6 एंड मास 14, Z इक्वल्स टू 6, मास इक्वल्स टू 14। यहाँ पे मास ऑलरेडी दिया हुआ है 12। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? ये आप लोगों का होमवर्क है, आप खुद से इसे सॉल्व करें और देखेंगे क्या आ रहा है। भाई कौन था, मैं बोल दिया हमको पड़ा भाई। साढ़े देख रहे समय कितना धीरे बीत रहा है। चलिए देखते हैं इसका। कार्बन का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 6, एटॉमिक मास दिया है 12, Z इक्वल्स टू 6, मास इक्वल्स टू 12। तो मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है? Z के बराबर। तो m इक्वल्स टू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं Z प्लस n। m की वैल्यू दी हुई है 12, p की वैल्यू मतलब कि Z की वैल्यू दी हुई है 6 और न्यूट्रॉन हमें निकालना है। तो n इक्वल्स टू हो जाएगा 6, जब इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, जिसे लिखा जाएगा 12 माइनस 6। इसका आंसर आ जाएगा 6। तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो मिल गया है 6। सेम वैसे ही अगर सेकंड वाले क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास Z की वैल्यू दी हुई है 6, m की वैल्यू दी हुई है 14। तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो m इक्वल्स टू क्या होगा? p प्लस n। m है एटॉमिक मास, p है नंबर ऑफ प्रोटॉन, n है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसके बाद मास की वैल्यू है यहाँ पे 15, p जो कि होता है z के इक्वल, ये होता है 6 प्लस n इक्वल्स टू 14 माइनस 6। इसकी वैल्यू मिलने वाली है हमें 8। तो यहाँ पे देखेंगे जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो कितना है? 8। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये सारे क्या है, ये दोनों आपस में क्या है? आइसोटोप्स है, जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है पर एटॉमिक मास डिफरेंट है। और मास में डिफरेंस कब आता है? जब भी वहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में चेंज आ जाए। तो क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो कभी चेंज नहीं हो सकते हैं, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वहाँ पे ज़्यादा भी आ सकता है और कम भी आ सकता है। इसी वजह से वहाँ पे आइसोटोप्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसे आप लोग एक बार लिख लें।
इसके बाद हम जानने वाले हैं कैथोड रेज ट्यूब के बारे में। तो सबसे पहले कैथोड रे ट्यूब होता क्या है? तो कैथोड रे ट्यूब एक ऐसा ट्यूब होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक तरफ कैथोड लगा होता है, दूसरी तरफ एनोड लगा होता है, और इसे हम बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा पॉजिटिव एंड हो गया, ये नेगेटिव एंड हो गया, ये हमारा कैथोड हो गया, ये हमारा एनोड हो गया। बट जब डिस्चार्ज ट्यूब की बात करें तो डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ से वैक्यूम बनाया जाता है, जो कि यहाँ से जितनी एयर है उसे पहले निकाल लिया जाता है। जब एयर कम्प्लीटली यहाँ से निकाल लिया जाए तो वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, वैक्यूम। अब वैक्यूम क्रिएट हो जाने के बाद हमने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड्स रख दिए यहाँ पे। ये हमारा एक इलेक्ट्रोड है और ये दूसरा इलेक्ट्रोड है। फिर इन इलेक्ट्रोड्स को बहुत ही हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो जो एंड हमारा कैथोड से कनेक्ट होता है वो यहाँ पे क्या बन जाता है, एनोड बन जाता है। और जो एनोड से कनेक्टेड होता है वो हमारा क्या बन जाता है, कैथोड। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब की सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमने एक ट्यूब लिया, वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट किया, एंड वैक्यूम क्रिएट करने के बाद अंदर में दो इलेक्ट्रोड्स रखे हुए जो कि एक हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है। जब यहाँ पे हाई वोल्टेज सोर्स हम कनेक्ट करते हैं या कहा जाए ऑन करते हैं, तो ऑन होने के बाद क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव साइड से फ्लो होते हुए जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे। फिर कैथोड से वो कुछ रेज एमिट करता है जो कि किस तरफ जाएगा, हमारी एनोड की तरफ जाएगा। तो शुरू में जब ये पता चला कि यहाँ से कैथोड से कुछ रेज निकलती है तो उन्हें क्या नाम दे दिया गया है, कैथोड रे। और इस पूरे ट्यूब को बोल दिया गया है कैथोड रे ट्यूब, जिसमें हमें क्या मिलता है, कैथोड रे मिलता है। तो अगला सब टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज। तो जब हमने कैथोड रे का बनाया, तो कैथोड रे बनाने के बाद हमें क्या पता चला कि कैथोड से जो हमारा कैथोड एंड था वहाँ से कुछ रेज निकलती है, उन्हें हमने क्या नाम दिया, कैथोड रे। एंड सिमिलरली फिर आगे जब इस पे एक्सपेरिमेंट हुआ, ये रहा हमारा कैथोड रे ट्यूब, यहाँ पे कैथोड है
तो हमने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसे सबसे पहले यहाँ पे एयर सारे निकाल लिया जाएगा ताकि वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाए, वैक्यूम क्रिएट हो जाए। वैक्यूम क्रिएट करने के बाद हमने लेफ्ट हैंड में रखा है कैथोड और राइट हैंड के नीचे की तरफ रखा है एनोड, ताकि जो रेज है वो यहाँ से स्ट्रेट निकले और स्ट्रेट जब वो एनोड की तरफ आ रहे होंगे तब वो इतनी गति पकड़ चुके होंगे कि वो सीधे के सीधे यहाँ पे जो एक फिल्म है उससे जाके टकरा जाए। तो वो जब फिल्म से टकराते हैं तो यहाँ पे अलग अलग कलर की लाइटें, एक तरह से कहा जाए तो लाइट की तरह वह जगमगाता है, जिसे ये कहा गया फ्लोरेसेंट। फ्लोरेसेंट मतलब कि कोई चीज़ जब बहुत ज़्यादा ऐसा जगमगाने लगती है उसे कहा जाता है फ्लोरेसेंट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले कैथोड रे का निर्माण किया। कैथोड रे जब निकली वो एनोड की तरफ जा रही थी, बट हमने क्या किया, एनोड का डायरेक्शन चेंज कर दिया, जिसकी वजह से वो रे सीधे चले गई इस कोटेड फिल्म में। इस कोटेड फिल्म में जब वो जाके टकराए तब वहाँ से हमें अलग अलग कलर के लाइट्स मिल रहे थे। वो डिपेंड कर रहा था यहाँ पे कौन सा फिल्म्स है। तो इस तरह से यहाँ पे से पता चला कि हाई वोल्टेज में वैक्यूम के उपस्थिति में यहाँ से जो रे निकल रही है, वो जो कैथोड रे, वो कुछ ना कुछ एक पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो कि नेगेटिवली चार्ज है। ये नेगेटिवली चार्ज कैसे पता चला, इस डिस्चार्ज ट्यूब को हमने क्या किया, अलग अलग मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के देखा। जैसे एक बार यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल रख दिया गया, एक बार कभी यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड्स का प्रभाव दिया गया, जिसकी वजह से इन रेस का डिफ्लेक्शन होने लगा। तो अगर मान लीजिए जैसे नॉर्थ टू साउथ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये रेस ऊपर की तरफ मुड़ गई। अगर इसका पोल्स हमने चेंज कर दिया तो एज्यूम कर लीजिए कि वो नीचे की तरफ मुड़ गई। इस तरह अलग अलग वेरिएशन करने पर हमें अलग अलग रिजल्ट्स मिले, जो कि यह फेवर में थे कि यहाँ से जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो मेनली नेगेटिवली चार्ज है। तो ये वाला जो पार्ट है आप फिज़िक्स में आगे पढ़ेंगे कि कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स किसी भी हमारे मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरह से डेविएशन लेता है। तो अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि जो भी हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, दोनों की अलग अलग विशेषताएँ होती है, जिसकी वजह से वह अलग अलग फील्ड में अपने अलग अलग विशेषताओं को प्रदर्शित कर देता है। तो जैसे कि मान लो यहाँ से नेगेटिवली चार्ज निकल रहा है, अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड तीन रूम बनाए हैं, 11th 12th का चलता है मीट और जेई का, 1:30 बजे से 7:30 का। आप कंटिन्यू रखें। यस सर। तो जैसा कि हमने देखा कैथोड रे ट्यूब में यहाँ से जो रे निकल रही है वो सारे कैथोड्स रे हैं। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ से अगर नेगेटिवली चार्ज जा रही है तो वो पॉजिटिवली चार्ज के इन्फ्लुएंस में नहीं आएगी, वो किस तरफ मुड़ जाएगी, दूसरी तरफ मुड़ जाएगी। क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज अगर यहाँ जा रही है तो नेगेटिवली चार्ज जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ना चाहिए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर किसी डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, जो नेगेटिवली चार्ज है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। तो ये जो पार्ट है ये आपका फिज़िक्स का पार्ट है, ये आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे फिज़िक्स में। बट अभी जनरली आप जान लीजिए कि जब भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होता है तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स अगर यहाँ से क्रॉस कर रही है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। और सेम वैसे ही अगर मान लो यहाँ से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड्स के डायरेक्शन में फ्लो हो जाते हैं, मतलब डेविएट हो जाते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई और बहुत सारे हमारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमने इलेक्ट्रॉन का
जो मास था और चार्ज था इसकी खोज की। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है तो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसे हम लिखते हैं Q से। तो Q जो चार्ज है वो क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको आप E से लिख लीजिए ताकि क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड सेम वैसे ही अगर प्रोटॉन का देखा जाए तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है जस्ट इसका अपोजिट +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और सिमिलरली जब बात न्यूट्रॉन की जाए तो न्यूट्रॉन में होता है कोई भी चार्ज नहीं, जिसे हम क्या कहते हैं न्यूट्रल। तो एक एटम हमने शुरू में देखा बीच में पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो उसकी ऑर्बिट होती है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा रहता है, तो वो हमें नेगेटिवली चार्ज दिखाई देता है। यहाँ जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है ये किसकी वजह से है? सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रोटॉन की वजह से, क्योंकि इसमें चार्ज है +1.6, इलेक्ट्रॉन में जस्ट अपोजिट जो कि है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है इनकी चार्ज की वजह से होती है। जितना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो सबसे पहले आप लोग चार्ज यहाँ पे लिख लें और उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन दे दो तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिया जा रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक एटम है जिसकी Z1 की वैल्यू दी हुई है 17, इसका एटॉमिक मास दिया हुआ है 35। इसमें आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं और इसका नाम बताना है कि ये कौन सा एटम है। सेम वैसे ही यहाँ पे एटॉमिक मास दिया हुआ है 92, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 92 एंड एटॉमिक मास दिया हुआ है 233। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं आपको एंड सेकंड इसका नाम लिखना है कि ये कौन सा एटम है। फिर थर्ड है हमारे पास Z3 जो कि है 4, मास दिया हुआ है 9। इसमें आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं और साथ ही इसका नाम लिखना है। तो ये आज का आपका होमवर्क है। इसके साथ ही बाकी की जो पढ़ाई है वो हम लोग कल से प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे एंड
जो ये होमवर्क है ये आप कर लेंगे एंड थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ताकि हम इजीली उसमें क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। थैंक यू। सुविधा देखिए, अच्छा देखें ऐसे सिटीज का एक्टिविटी तो सभी लोग क्वेश्चन लिख चुके हैं। इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म करते हैं, बाकी की हम कल देखेंगे कि आगे हम किस तरह से तैयारी करें और अलग अलग टॉपिक्स पे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू।